भारत के इतिहास में कुछ ऐसे जख्म हैं जो वक्त के साथ भरते तो हैं, लेकिन कभी मिटते नहीं। 1999 और 2001 दो साल जिनमें आतंकवाद ने हमारे मुल्क की रीढ़ पर वार किया। कंधार हाईजैक और उसके 2 साल बाद भारत की संसद पर हमला, और इन्हीं नाजुक पलों के बीच एक मिशन जन्म लेता है। एक ऐसा मिशन जिसे आधिकारिक फाइलों में कभी दर्ज नहीं किया गया। एक ऐसा मिशन जिसमें कोई सीमा नहीं थी, कोई नियम नहीं था और कोई माफी नहीं थी। मिशन धुरंधर। और इस मिशन के केंद्र में था भारत का एक ऐसा एजेंट जिसका नाम इतिहास में कभी लिखा नहीं जाएगा। एक ऐसा साया जो पाकिस्तान की अंधेरी गलियों में उतरकर दुश्मन की जड़ तक पहुंचने वाला था। कहानी शुरू होती है 30 दिसंबर 1999 की सर्द रात से। दिल्ली के इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक बेचैनी थी। इमरजेंसी मीटिंग्स, रेड कॉल्स और एक शब्द जो हर कमरे में गूंज रहा था, कंधार। एक भारतीय विमान सैकड़ों निर्दोष नागरिकों के साथ अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था, और जैसे ही पहिए रुके आसमान पर काली परछाइयां छा गई जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी। वे लोग प्लेन में घुसे और पल भर में यात्रियों को बंधक बना लिया। दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अजय सन्याल आर माधवन खबर मिलते ही दौड़कर वॉर रूम में पहुंचते हैं। अजय की आंखों में गुस्सा था पर चेहरे पर मजबूरी का भार भी, क्योंकि आतंकियों की मांग साफ थी, हमारे पकड़े गए साथियों को रिहा करो वरना लाशें बाहर आएंगी। अजय, रॉ चीफ, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री सभी एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं, भारत के हाथ बंधे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उस समय पाकिस्तान को अमेरिका और खाड़ी देशों का खुला समर्थन था। कंधार तालिबानी नियंत्रण में था। इंडिया के पास कोई सैन्य ऑप्शन नहीं था, और फिर भारी मन से भारत झुकता है। कैदियों को छोड़ा जाता है और यात्रियों की जान बचती है। लेकिन अजय सन्याल की आंखों में उस रात जो असहायता उतरी, उसने भारत की सुरक्षा एजेंसियों का पूरा स्वरूप बदल दिया। 2 साल बाद दिल्ली की सर्दी चरम पर थी। लाल किले के ऊपर धुंध छाई हुई थी और संसद का दिन सामान्य था। सुबह 11 के करीब एक सफेद एम्बेसडर कार तेजी से संसद भवन की बैरिकेडिंग तोड़ती है। अगले 20 सेकंड में गोलियों की झड़ी, ग्रेनेड और अफरा तफरी। 5 आतंकवादी स्वचालित हथियारों से लैस संसद परिसर में तबाही मचा देते हैं। लेकिन इस बार अजय सन्याल तैयार थे। उनकी टीम कुछ ही मिनटों में पहुंचती है और एक एक कर सभी आतंकवादियों को मार गिराया जाता है। भारत की संसद बचती है एक बाल बराबर अंतर से, लेकिन दर्दनाक यह था कि इस बार भी सबूत, सब पहचान, सब हिंट पाकिस्तान की ओर इशारा कर रहे थे। और फिर भी संयुक्त राष्ट्र चुप, अमेरिका चुप, खाड़ी देश चुप, हर तरफ वही जवाब, भारत और पाकिस्तान यह आपसी मामला है। अजय सन्याल की आंखों में अब गुस्से से ज्यादा बेइज्जती थी। भारत के सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और तब एक निर्णय लिया गया। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक बंद कमरे में 4 लोग बैठे थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो डायरेक्टर अजय सन्याल, रॉ चीफ, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय। फाइल टेबल पर रखते हैं। फाइल के कवर पर सिर्फ 2 शब्द थे, मिशन धुरंधर। अजय बोलते हैं, अगर दुश्मन को सामने से नहीं गिरा सकते तो उसे भीतर से तोड़ेंगे, उसकी जड़ें काटेंगे, वो जड़ें जिनसे आतंक को खुराक मिलती है। और वहीं से भारत के एक ऐसे ऑपरेशन की शुरुआत होती है जो आधिकारिक तौर पर कभी अस्तित्व में नहीं आया। एक गुप्त मिशन, एक अकेला एजेंट और पाकिस्तान की सबसे खतरनाक गलियों में घुसपैठ। साल 2002, अफगानिस्तान का कठोर इलाका, रेत, धूल और बंदूकों की आवाजें। यही पहली बार दिखाई देता है वो व्यक्ति जिस पर मिशन धुरंधर टिकने वाला है, उसकी असली पहचान, राज। पर दुनिया उसे जानेगी एक नए नाम से, हमजा अली। रणवीर सिंह द्वारा निभाया गया यह किरदार भारत का सबसे प्रशिक्षित, सबसे निडर और सबसे अप्रत्याशित एजेंट था। उसे तैयार किया गया था छाया में जीने के लिए, दुश्मन बनकर रहने के लिए और भरोसा जीतकर दुश्मन की नसों पर वार करने के लिए। उसका पहला कदम था अफगान बॉर्डर पार कर पाकिस्तान में घुसना, एक बलूच विद्रोही, रेबल बनकर। क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का वह घाव था जो सालों से सड़ रहा था। बलूच लोग पाकिस्तानी सेना और आईएसआई से नफरत करते थे। मारा गया, दबाया गया, अपमानित किया गया। यही वजह थी कि भारत ने वही रास्ता चुना जो पाकिस्तान के अंदरूनी तंत्र को सबसे ज्यादा चोट पहुंचा सके। हमजा एक बलूच का रूप लेकर धीरे धीरे पाकिस्तान की तरफ बढ़ने लगता है। जब हमजा कराची पहुंचता है तो वह सीधे जाता है लियारी टाउन, कराची का सबसे खौफनाक इलाका। एक ऐसा टाउन जहां कानून सिर्फ नाम का था, जहां पुलिस, राजनेता और गैंगस्टर्स तीनों एक दूसरे पर निर्भर थे। और इस शहर को चलाते थे 3 डॉन, अरशद पप्पू बाबू डकैत, रहमान डकैत उर्फ रहमान बलोच। पर इनमें से सबसे ताकतवर था रहमान बलोच, एक बलूच रेबेल, एक निर्दयी शासक और लियारी का बेताज बादशाह। हमजा का लक्ष्य रहमान की गैंग में घुसपैठ करना था, क्योंकि लियारी पर पकड़ रखने वाला पूरे कराची पर तेजी से सत्ता पाता और कराची पर पकड़ मतलब पाकिस्तान के दिल पर नियंत्रण।
हमजा जानता था अगर मिशन धुरंधर को कामयाब होना है तो उसे सबसे पहले इस अंधेरे साम्राज्य के राजा तक पहुंचना होगा। लियारी टाउन की सैकड़ी गलियां, टूटी दीवारों पर खून के धब्बे और हर मोड़ पर बैठे हथियारबंद लड़के, यही वह जमीन थी जहां हमजा को अपना पहला कदम रखना था। जैसे ही वह लियारी के एक पुराने मोहल्ले में प्रवेश करता है, वह एक सामान्य सी जूस की दुकान के बोर्ड के नीचे रुकता है। लेकिन यह कोई साधारण दुकान नहीं थी। यह भारत का वो गुप्त ठिकाना था जहां दो भारतीय अंडरकवर एजेंट सालों से पाकिस्तान के दिल से जानकारियां निकालकर भारत भेज रहे थे। हमजा अंदर जाता है। उसे देखकर दुकान मालिक आफ्ताब पहली नजर में पहचान लेता है, क्योंकि आने से पहले ही हमजा का कोड पासवर्ड रॉ के एक सुरक्षित चैनल से भेजा जा चुका था। आफ्ताब धीरे से पर्दा गिराता है और दुकान के पीछे स्टोर रूम में ले जाता है जहां 3 और एजेंट मौजूद थे। ये वही लोग थे जो मिशन धुरंधर की रीढ़ थे। हमजा सबकी आंखों में नजरें डालकर कहता है, यह युद्ध सीमाओं पर नहीं, यह अंदरूनी दीवारों के पीछे लड़ा जाएगा। वे सब चुपचाप सिर हिलाते हैं, क्योंकि सब जानते थे लियारी में एक गलती, एक शब्द, एक गलत कदम और उनकी मौत निश्चित थी। आफ्ताब हमजा को एक नक्शा दिखाता है। लियारी 3 हिस्सों में बंटा है। अरशद पप्पू सबसे क्रूर, सबसे लालची बाबू डकैत, हथियारों का राजा रहमान डकैत उर्फ बलोच, जनता का नायक पर भीतर से शैतान। लेकिन इन तीनों में भी सबसे खतरनाक था रहमान, क्योंकि वह बलूच था और बलूच लोग पाकिस्तानी सत्ता के सबसे बड़े सिरदर्द थे। और हमजा उसी बलूच पहचान का इस्तेमाल करेगा रहमान की गैंग में घुसने के लिए। आफ्ताब बताता है, लियारी में जिसे रहमान पसंद करे उसे पूरी कराची सलाम करती है, और जिस पर रहमान शक कर दे उसकी लाश गली से उठती है। हमजा हल्की मुस्कान देता है। मेंटली वह जान चुका था अगर मिशन धुरंधर को आगे बढ़ाना है तो उसे रहमान का आदमी बनना ही होगा। रहमान के बड़े बेटे के दोस्त की शादी थी, लियारी की सबसे भव्य और महंगी शादी, और भारत के एजेंटों को कैटरिंग के ठेके के नाम पर शादी में प्रवेश मिल चुका था। यही था पहला मौका रहमान तक पहुंचने का। पर समस्या यह थी, उस रात रहमान के बड़े बेटे को बाबू डकैत और अरशद पप्पू मिलकर मरवाने वाले थे। हमजा का प्लान साफ था, अगर वह रहमान के बेटे की जान बचा ले तो रहमान उसे अपना आदमी बना ले। पर शादी शुरू होते ही एक बड़ा झटका मिला। रहमान का बेटा अकेला नहीं आया था, वो अपने छोटे भाई को भी साथ लाया था। और पाकिस्तान की गलियों में तो गोलियां रिश्ते नहीं देखती। हमजा की सांसें भारी हो गईं। एक बेटे को बचाना मुश्किल था, 2 को बचाना लगभग असंभव। लेकिन यह मिशन धुरंधर था, यहाँ असंभव का ही रास्ता चुना जाता है। और जैसे ही रात टेन, दूर से मोटरसाइकिलों का शोर गूंजा, हमजा समझ गया हमला शुरू होने वाला है। अगले ही पल धड़ 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 गोलियां हवा चीरने लगीं, चीखें गूंजने लगीं, बारात खून में बदलने लगी। हमजा तुरंत एक टेबल पलटकर छोटे भाई को ढाल देता है। एक अन्य एजेंट बड़े भाई को गिराकर ढक लेता है। हर ओर अफरा तफरी थी। बाबू डकैत और अरशद पप्पू के लोग अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। हमजा छोटे भाई को पकड़कर किचन की तरफ भागता है, पर बड़े बेटे को बचाने वाला एजेंट गोलियों से छलनी हो जाता है। हमजा मुड़कर देखता है, रहमान का बड़ा बेटा जमीन पर गिर चुका है, रक्त नाली की तरह बह रहा है। हमजा दौड़ता है, उसे उठा लेता है और चिल्लाता है, डॉक्टर, कोई डॉक्टर। लेकिन सच यह था, बड़े बेटे की नसें टूट चुकी थीं, वो बच नहीं सकता था। हमजा जिस योजना पर मिशन टिकता था, वही योजना वहीं खत्म हो चुकी थी। जब रहमान डकैत आक्रोश और आंसुओं के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है, उसका छोटा बेटा सारी कहानी उसे बताता है। अगर हम आज जिंदा हैं तो सिर्फ हमजा की वजह से, उसने हमें बचाने की जान लगा दी थी। रहमान की आंखें लाल थीं, दर्द और गुस्से से भरी। वो हमजा की ओर बढ़ता है। हमजा सामने खड़ा है, थका हुआ, खून से सना हुआ, पर दृढ़। रहमान कहता है, पैसा ले ले बेटा, तेरी मदद भूला नहीं जाएगा। हमजा उसकी आंखों में झांककर शांत स्वर में कहता है, मैंने मदद पैसे के लिए नहीं की। हम दोनों बलूच हैं और बलूच कभी एक दूसरे को मरने नहीं देते। बस ये एक वाक्य रहमान के दिल में उतर गया। और वहीं उसी रात रहमान डकैत लियारी का सबसे खतरनाक डॉन हमजा को अपने सबसे करीब के आदमी के रूप में स्वीकार कर लेता है। मिशन धुरंधर ने अपनी पहली बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन रहमान डकैत केवल एक पिता नहीं था, वह एक तूफान था। उसके बेटे के खून ने उसके भीतर जलती आग को अंधड़ बना दिया। जिसने उसका बेटा मारा वह आज जिंदा नहीं बचेगा। उसकी निगाहें बाबू डकैत पर थीं, उसकी सांसें बदले की मांग कर रही थीं। और यही वह क्षण था जब हमजा पहली बार पाकिस्तान के गेम चेंजर बनने वाला था। रहमान डकैत के बेटे की मौत के बाद पूरा लियारी गुस्से से उबल रहा था। लोग सड़कों पर खड़े थे। हर गली में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, रहमान भैया को इंसाफ चाहिए। लेकिन ठीक इसी समय लियारी का सबसे ताकतवर राजनेता जमील जमाली हॉस्पिटल पहुंचता है। वो रहमान का हाथ पकड़कर धीमी, सोची समझी आवाज में कहता है, इलेक्शन बहुत पास है। अगर तुमने अभी बाबू डकैत पर हमला किया तो हमें भारी नुकसान होगा। सत्ता मेरे हाथ से निकल जाएगी और तुम भी अकेले पड़ जाओगे। ये शब्द ना संवेदना थे, ना सहानुभूति। ये राजनैतिक कैलकुलेशन था।
रहमान का चेहरा कठोर होता जाता है। वो अपने बेटे की लाश देखता है पर कुछ नहीं बोलता। उसकी आंखें कह रही थी जिसने ये खून बहाया है उसकी बारी आएगी। और उसके बगल में खड़ा हमजा यह सब देख रहा था। उसकी समझ में आ गया था इस शहर में हथियारों से ज्यादा सियासत खून बहाती है। कुछ दिन बाद रहमान अपनी गैंग के खास गुर्गों को जमा करता है। टेंट के अंदर तेज रोशनी, बंदूकें और घुटती हुई हवा। वो सबको एक ही सवाल पूछता है, क्या हमें बाबू डकैत को खत्म कर देना चाहिए? उसके सभी आदमी इलेक्शन के डर से मना कर देते हैं। लेकिन तभी हमजा आगे बढ़ता है। उसका स्वर शांत पर घातक था, अगर आप बदला नहीं लेते तो इलेक्शन वैसे ही हार जाएंगे, क्योंकि संदेश ये जाएगा कि बाबू डकैत आपसे ताकतवर है। रहमान की नजरें बदलने लगती हैं। हमजा आगे कहता है, आज वो निश्चिंत होगा, सोचेगा कि आप हमला नहीं करेंगे। यही मौका है उसे वही मार गिराने का। यह पहली बार था जब हमजा ने राह बदलने वाला निर्णायक प्रहार किया था। रहमान खड़ा होता है, अपनी मुट्ठी भींचता है और कहता है, आज रात बाबू डकैत खत्म। मिशन धुरंधर अब पाकिस्तान के अंदर अपना पहला युद्ध शुरू करने जा रहा था। रात के 2 लियारी की गलियां सोई हुई थीं, लेकिन हवा में कुछ असामान्य था। रहमान के आदमियों की टीमें अंधेरे में बिखर चुकी थीं, हर गली पर, हर छत पर, हर चौराहे पर। हमजा के निर्देश पर सबसे पहले बाबू डकैत के लोगों को एक एक करके ढेर किया गया। एक गोली एक मौत, बिना शोर बिना निशान। बाबू को खबर भी नहीं लगी कि उसका साम्राज्य धीरे धीरे उसकी नींव से काटा जा रहा है। जब उसकी अंतिम सुरक्षा भी खत्म हो गई, रहमान डकैत, हमजा और उजैर उसका कजन उसके आखिरी अड्डे पर पहुंचते हैं। बाबू डकैत बाहर निकलने की कोशिश करता है पर हमजा सड़क के बीच उसकी गाड़ी टक्कर मार देता है। गाड़ी पलटती है, बाबू जमीन पर गिरता है, घावों से तड़पता है। रहमान शांत खड़ा होता है। अगले ही पल वह लोहे की रॉड उठाता है। धड़ धड़ धड़, गालियां, चीखें, खून, रात की हवा भारी हो जाती है और फिर बाबू डकैत की सांस हमेशा के लिए रुक जाती है। लियारी का पहला राजा मर चुका था और रहमान अब 2/3 हिस्से का मालिक था, लेकिन असली जीत हमजा की थी। कुछ हफ्तों बाद इलेक्शन होते हैं। लियारी का नेता जमील जमाली भारी बहुमत से जीत जाता है, लेकिन जब वह लोगों के सामने भाषण देने खड़ा होता है तो उसे एक बात समझ आती है, उसकी जीत उसकी नहीं थी, लोग रहमान की वजह से उसके साथ थे। यह संकेत स्पष्ट था, अगर कल रहमान चुनाव लड़ेगा तो जमील जमाली की कुर्सी खत्म। और यहीं से उसके मन में रहमान के लिए नफरत पैदा होती है। लियारी के एक शानदार होटल में एक गुप्त मीटिंग होती है। यह मीटिंग रहमान डकैत, खन्ना ब्रदर्स और आईएसआई के खतरनाक अधिकारी मेजर इकबाल, अर्जुन रामपाल के बीच थी। मेजर इकबाल चालाक, ठंडा और राक्षसी दिमाग वाला। वह रहमान से कहता है, हमें हथियार चाहिए, अमेरिका और रूस के बनाए हुए, और वो सिर्फ बलूचिस्तान से मिल सकते हैं। हमजा के कान सतर्क हो जाते हैं। रहमान तुरंत कहता है, मैं बलूचों का आदमी हूँ, मेरे लिए ये काम आसान है। और फिर रहमान अपनी पूरी गैंग के साथ बलूचिस्तान जाता है। वहां के विद्रोही उसे अपने जैसा मानते थे, इसलिए हथियारों की डील आसानी से हो जाती है। ट्रकों में भरे हुए अमेरिकन और रशियन वेपन्स कराची भेजे जाते हैं और हमजा हर एक जानकारी भारत भेज देता है। लेकिन यही भारत की सबसे बड़ी चूक होती है। मेजर इकबाल हथियार देखकर मुस्कुराता है। वो आतंकियों को बुलाता है और कहता है, अब हम भारत के दिल पर ऐसा वार करेंगे जिसका जख्म सदियों तक भरेगा नहीं। यह प्लान था 26/11 मुंबई हमला। हमजा यह सुनते ही तुरंत भारत संदेश भेजता है। भारत को सब पता था, लेकिन भारत इस हमले को रोक नहीं पाता। 26/11 होता है, ताज होटल जलता है, कैफे पर गोलियां चलती हैं, समुद्री रास्ते से आतंकवादी आते हैं, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। हमजा रेडियो पर यह सब सुनता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने सारी जानकारी दी थी, फिर भी इसे रोका क्यों नहीं गया? उसकी मुट्ठी भींच जाती है और वो मन ही मन कसम खाता है, अब पाकिस्तान का एक एक हिस्सा मेरे हिसाब से चलेगा। दूसरी ओर जमील जमाली अपना सिंहासन बचाने के लिए एक नई चाल चलता है। वह लियारी के सबसे ईमानदार, कड़क पुलिस अधिकारी एसपी चौधरी संजय दत्त को वापस सेवा में बुलाता है। उसकी शर्त स्पष्ट थी, मुझे रहमान डकैत चाहिए या उसकी लाश। एसपी चौधरी मानता है, एक ही शर्त पर, मुझे अपनी टीम चाहिए, ऐसी टीम जिसे मैं चुनूं, और एक गुप्त ऑफिस जिसका पता किसी को भी न हो। जमील जमाली मान जाता है, पर हमजा अब समझ चुका था यह राजनेता रहमान को मारने वाला है और मिशन धुरंधर एक नए खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाला था। लियारी में हवा थोड़ी स्थिर थी, लेकिन धोखे का जहर फैलने लगा था। हमजा को लगातार यह महसूस हो रहा था कि जमील जमाली सिर्फ एक बात चाहता है, रहमान डकैत की मौत। और इसकी पुष्टि उसी शाम होती है जब जमील की बेटी हमजा को एक गुप्त वीडियो भेजती है। वीडियो में जमील जमाली, एसपी चौधरी और अरशद पप्पू एक ही कमरे में बैठे थे। जमील शांत स्वर में कह रहा था, रहमान बहुत बड़ा हो गया है, लोग उसे पसंद करने लगे हैं, अगर वो चुनाव लड़ा तो मैं खत्म, इसलिए एसपी साहब उसे रास्ते से हटा दीजिए। हमजा वीडियो देखते हुए एकदम चुप हो जाता है।
वीडियो के अंत में एसपी चौधरी बोलता है, मुझे मौका चाहिए, मैं उसे मार दूंगा। अब स्थितियां साफ थी, रहमान को खत्म करने की साजिश राजनीति और पुलिस दोनों ने मिलकर रची थी। हमजा की सांसें भारी हो गईं। उसने जमील की बेटी से फोन छीना और उसे कहा, आज से तुम घर में नजरबंद हो, कोई कॉल नहीं, कोई संदेश नहीं, क्योंकि मिशन अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका था। जमील जमाली एसपी चौधरी को तुरंत आदेश देता है, आज ही रहमान को पकड़ो और एनकाउंटर कर दो। एसपी चौधरी योजना बनाता है, पहले रहमान के छोटे बेटे को जहर जैसा कुछ खिलाकर बीमार कर देना। योजना काम करती है। रहमान अपने छोटे बेटे को उठाकर जल्दी जल्दी कुछ ही लोगों के साथ हॉस्पिटल की ओर निकलता है। ठीक यही मौका था। रास्ते में एसपी चौधरी की गाड़ियां रहमान को घेर लेती हैं। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब खेल यही था, रहमान को घर वापस नहीं ले जाना था, बल्कि जंगल की तरफ ले जाना था, जहां एक नकली मुठभेड़ दिखाकर उसे मार दिया जाए। लेकिन उधर हमजा को यह खबर जमील की बेटी से मिल चुकी थी और मिशन ने अब पलटवार का फैसला कर लिया था। हमजा अपने आदमियों को लेकर सीधे एसपी चौधरी के गुप्त ऑफिस पर पहुंचता है। वहां कम से कम 40 पुलिस अधिकारी मौजूद थे, लेकिन हमजा का गुस्सा आज सब पर भारी था। वो ऑफिस में घुसते ही दरवाजा बंद करवा देता है। अगले 1 मिनट में सभी अधिकारियों को बुरी तरह पीट दिया जाता है। टेबलें टूटती हैं, कुर्सियां उड़ती हैं, शरीर दीवारों से टकराते हैं। ये सिर्फ हमला नहीं था, एक चेतावनी थी। हमजा एसपी चौधरी को वीडियो कॉल करता है, अगर तुमने रहमान को छोड़ा नहीं तो ये 40 लोग नहीं बचेंगे। एसपी चौधरी, जो खुद भी एक नियमों से खेलने वाला आदमी था, मजबूर हो गया। वह रहमान को एसपी की गाड़ी से उतारकर हमजा के हवाले कर देता है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इसी बीच टीवी पर देश के इतिहास की सबसे दर्दनाक तस्वीरें चलती हैं। 26 नवंबर 2008 मुंबई जल रही थी। ताज होटल से धुआं उठ रहा था। कसाब और उसके साथी नरसंहार कर रहे थे। हमजा यह सब सुनकर टूट जाता है। वो चिल्लाता है, मैंने उन्हें चेतावनी दी थी, सब बताया था, फिर भी इसे रोका क्यों नहीं गया। उस पल उसके भीतर ज्वालामुखी फूट पड़ता है और वह कसम खाता है, अब पाकिस्तान को मैं खुद अंदर से खत्म करूंगा। अब कोई रहमान, कोई जमील, कोई आईएसआई मुझे रोक नहीं पाएगा। मिशन धुरंधर अब एक एजेंट का मिशन नहीं रहा, यह युद्ध बन चुका था। रहमान, जो अब भी हमजा पर पूरी तरह भरोसा करता था, उसके साथ एक सरकारी डैम उद्घाटन पर जाता है। उधर सारे हथियारों की डिलीवरी हमजा और उजैर को सौंप दी जाती है। रहमान लगभग अकेला रह गया था और यही वह क्षण था जिसके लिए सारी योजनाएं बनी थीं। हमजा रहमान को एक सुनसान जंगल के रास्ते पर ले जाता है। रहमान समझ जाता है ये रास्ता सही नहीं है। वो चिल्लाता है, हमजा गाड़ी रोक, मेरे आदमियों को बुला। हमजा कुछ नहीं कहता, वो गाड़ी चलाता रहता है। रहमान गुस्से में उस पर हमला कर देता है। गाड़ी जंगल में जा टकराती है। खून, धूल, अंधेरा। हमजा बाहर निकलता है और भाग जाता है। एसपी चौधरी की टास्क फोर्स झाड़ियों से निकलकर रहमान पर गोलीबारी कर देती है। रहमान दौड़कर हमजा का पीछा करता है। वो जानता था कि उसे धोखा मिला है। जंगल में अचानक एसपी चौधरी रहमान के सामने आता है। दोनों भिड़ते हैं। कुश्ती, लात, घूंसे, धूल उड़ती है और फिर एसपी चौधरी उसकी गर्दन में साइड से गोली मारता है। ना सीने पर, ना सिर पर, बल्कि ऐसी जगह जहां आदमी आधा घंटा जी सके। क्यों? क्योंकि यह हमजा की योजना का हिस्सा था। रहमान जमीन पर गिर रहा है, खून बह रहा है, लेकिन अभी जिंदा है। हमजा भागता हुआ आता है और चिल्लाता है, भाई, भाई जिंदा रहो। वो रहमान को कंधे पर लादता है और एक रिक्शा रोककर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। रिक्शा वाला सब सुनता है, हमजा की चीखें, रहमान की हालत, एसपी चौधरी का नाम। यही था प्लान। हमजा चाहता था कि पूरा लियारी सोचे कि हमजा ने रहमान की जान बचाने की कोशिश की और एसपी चौधरी ने उसे गोली मारी, और यह कहानी पूरे शहर में सच मानी जाती है। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते रहमान दम तोड़ देता है। लियारी के टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है, एसपी चौधरी ने रहमान डकैत को गोली मारी। हमजा ने उसे बचाने की कोशिश की। लियारी के लोग हमजा के समर्थन में सड़कों पर उतर आते हैं और देखते ही देखते हमजा बन जाता है लियारी का नया राजा, पाकिस्तान का सबसे खतरनाक नया खिलाड़ी। मिशन धुरंधर पूरी तरह सफल हो चुका था। फिल्म के अंत में हम भारत वापस आते हैं और पता चलता है हमजा का असली नाम जसकीरत सिंह रंगी था। एक ऐसा इंसान जिसकी पूरी परिवार दंगों में खो गई थी। जसकीरत को फांसी की सजा सुनाई जाने वाली थी एक झूठे केस में, लेकिन इससे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो डायरेक्टर अजय सन्याल उससे मिलने जेल में आते हैं। वह कहते हैं, देश के लिए मरना आसान है पर देश के लिए जीना मुश्किल। काम करेगा? जसकीरत का जवाब, मैं जीकर भी मर सकता हूँ और मरकर भी जी सकता हूँ। अजय मुस्कुराते हैं। तब से मिशन धुरंधर शुरू हुआ।